हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द सुप्रीम ऑलमाइटी मास्टर रीमेक। तो चलिए जानते हैं इस मानवा की कहानी को बिना किसी देरी के। और ये मेरी दूसरी कल्टीवेशन मानवा होने वाली है, बिल्कुल ही कल्टीवेटर इन द सिटी की तरह। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मेन कैरेक्टर और उसके फादर को देखते हैं। मेन कैरेक्टर के फादर अपने बेटे से कहते हैं, बेटवा ये नेकलेस तुम्हारी मदर छोड़ के गई है और जब भी तुम्हारी लाइफ ज्यादा हार्ड होए तब ये नेकलेस पहन लेना, जिससे तुम्हार जिंदगी की सारी समस्याएं फुर हुई गई हैं और तोहिका अपनी बॉडी में नहीं अलग अलग तरह की मेजर चेंजेस महसूस हुई हैं। मेन कैरेक्टर नेकलेस को ले लेता है और पूछता है, डैड वैसे मेरी मॉम कौन है? लेकिन डैड आगे से जवाब देते उससे पहले ही वो गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर अब बड़ा हो चुका है, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। दरअसल मेन कैरेक्टर ने एक छोटी लड़की की जान बचाने के लिए अपनी बलि दे दी थी, इसीलिए अब वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत नर्स आती है जो कि मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम उठ गए? मेन कैरेक्टर उसकी खूबसूरती को देख के एक्साइटेड हो जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो? मेन कैरेक्टर के चौंकने की वजह से वो नर्स भी डर गई थी। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो और क्या कर रही हो? मेन कैरेक्टर के चिल्लाने की वजह से नर्स काफी डर गई थी और वो आगे से गुस्सा होकर कहती है कि तुम चिल्लाए क्यों? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेन कैरेक्टर अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई इल्यूजन देख रहा था। नर्स कहती है, तुम्हें लेट जाना चाहिए, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इतनी बुरी तरीके से चोट खाने के बावजूद तुम जिंदा उठ गए हो। लेकिन मेन कैरेक्टर को कुछ भी याद नहीं था। नर्स बताती है कि तुम एक छोटी लड़की को बचाने के चक्कर में कार से चोट खा गए थे, जिससे मेन कैरेक्टर को सब कुछ याद आ जाता है और वो नर्स से पूछता है क्या वो छोटी लड़की ठीक है। तभी वहीं पे एक छोटी लड़की की मदर आती है जिसको हमारी मेन कैरेक्टर ने बचाया था और वो मेन कैरेक्टर को बताती है कि मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है और अगर ये सिंगल मदर है तो आई लव यू। मेन कैरेक्टर उसे देख के कहता है, वाओ क्या माल है। मदर मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मेन कैरेक्टर आगे से कहता है, चोट खाने के बाद मेरा सर बस गोल गोल घूम रहा है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदर कहती है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है और मैं ये बात जानती हूँ, इसीलिए मैं पूरी तरीके से तुम्हें कंपनसेट करूंगी, इसीलिए शर्माना नहीं, बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मेन कैरेक्टर आगे से कहता है, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेटा हूँ ताकि मैं तुमसे पैसे निकलवा सकूं। मदर मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या 1 मिलियन काफी है या फिर 2 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? मेन कैरेक्टर अपने बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। नर्स उससे कहती है कि तुम्हें लेट जाना चाहिए, तुम्हारी चोटें अभी तक भरी नहीं है। मेन कैरेक्टर रूम से बाहर जा ही रहा था, तभी मदर पीछे से कहती है, 5 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? मेन कैरेक्टर जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक छोटी लड़की की जिंदगी पैसों से नाप सकती हो? मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। तभी उसके सामने वही छोटी लड़की आती है जिसकी जान मेन कैरेक्टर ने बचाई थी। वो छोटी लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है कि बिग ब्रदर आप ही ने मुझे बचाया था। मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है तुम्हें बचाने का। फिर वो छोटी लड़की आगे से मुस्कुराते हुए मेन कैरेक्टर को थैंक यू कहती है। तभी वहीं पे नर्स भी आ जाती है। मेन कैरेक्टर पीछे घूम के नर्स से कहता है, खूबसूरत नर्स क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकता हूँ? वो नर्स आगे से शर्माते हुए कहती है कि बिल्कुल। तो मेन कैरेक्टर उसे कहता है, क्या तुम मुझे छुट्टी दे सकती हो? मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है, जिससे नर्स की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। नर्स अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए सोचती है, मुझे लगा था कि ये लड़का अमीर होगा तभी इसको पैसों की चिंता नहीं थी, लेकिन अब पता चला कि ये बस एक गरीब स्टूडेंट है और कुछ भी नहीं। नर्स मेन कैरेक्टर को पैसे दे देती है। मेन कैरेक्टर उसे कहता है, मेरा नाम सियान टियान है और मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा आपको पैसे वापस करने का। नर्स कहती है, मेरा नाम बाई यही है, तुम पैसों को रख सकते हो, तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। गाइस मैंने कभी कहा तो नहीं है, लेकिन चाइनीज नाम को प्रोनाउंस करना हद से ज्यादा मुश्किल है। तो फिर टियान वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन मैं जरूर आपको पैसे वापस कर दूंगा। वो नर्स अपने मन में सोचती है कि पता नहीं ये लड़का किस तरह का इंसान है। फिर हम देखते हैं कि टियान अपने घर वापस आ गया था, लेकिन घर वापस आने में उसकी हालत खराब हो गई थी। टियान जब घर आता है तब घर पे कोई भी नहीं था। फिर टियान अपने फादर के कमरे में जाता है और कहता है कि मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था कि जब भी मेरी लाइफ ज्यादा हार्ड होगी तब मुझे बस नेकलेस को पहन लेना है। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, मैं बुरी तरीके से घायल हूँ और पता नहीं क्या इसके अंदर राज छुपे हुए हैं। फिर टियान नेकलेस को पहनते हुए कहता है, फादर आपका बेटवा नेकलेस को पहनने जा रहा है। टियान जैसे ही नेकलेस को पहनता है तब अंदर से लाइट निकलने लगती है और टियान की बॉडी में सच में बदलाव होने लगते हैं। फिर जब टियान की
की आंखें खुलती हैं तब वो 2 दिन बाद उठा था। टियान अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इस नेकलेस के साथ क्या गड़बड़ थी, मैंने जैसे ही इसे पहना तो ये चमकने लगा था। फिर टियान को महसूस होता है कि उसकी चोटें बिल्कुल ठीक हो गई हैं और जब वो पट्टियों को हटाता है तब उसे पता चलता है कि ना कि उसकी चोटें ठीक हुई हैं बल्कि वहाँ पे नई स्किन भी आ गई है। टियान सोचता है कि शायद ये नेकलेस की वजह से हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि बाथरूम के अंदर एक लड़की थी और जब वो दरवाजा खोलती है तब उसके सामने टियान अपने कपड़े बदल रहा था। वो लड़की टियान को देख के हैरान हो जाती है और शर्माते हुए कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन टियान उसको देख के जरा सा भी रिएक्शन नहीं देता है और कहता है कि वाओ ये तो टेडी बियर है। तभी रूम के अंदर एक और लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि क्या हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टियान के चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान था। वो लड़की जो रूम के अंदर आई थी वो टॉवल वाली लड़की से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा छोटा कजिन है और मैंने इसको पहले ही सबक सिखा दिया है। टियान की कजिन उससे पूछती है तुम 2 दिनों से कहाँ पे थे, मैंने तुम्हें इतना कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। जिससे टियान को याद आता है कि वो अगले 2 दिनों से हॉस्पिटल के अंदर ही था। टियान की कजिन कहती है कि तुम 2 दिनों से गायब थे और जब वापस आए तब मुझे पता चला कि तुम मेरी फ्रेंड के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। टियान जाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, वो पहले ही टॉवल में कवर थी इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा था। वो लड़की अपने मन में सोचती है कि बिल्कुल सही, मैं टॉवल में कवर थी, तुम कैसे देख सकते थे। लेकिन वो लड़की इस बात के ऊपर गुस्सा थी कि टियान ने उसे टेडी बेयर कहा। वो लड़की टियान की कजिन से कहती है कि तुम्हारा भाई सच में काफी अजीब है। अगले सीन में हम लोग टियान को पार्क में देखते हैं जहाँ पे वो पुलअप्स ऐसे लगा रहा था कि जैसे वो कोई चीज खींच रहा हो। वहीं पे एक ओल्ड मैन टियान को ऐसा करते हुए गौर से देख रहा था। टियान अपने मन में सोचता है कि जब से मैंने नेकलेस को पहना है तो मेरी बॉडी पहले से काफी हल्की हो गई है और साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो गया हूँ। ओल्ड मैन टियान से कहता है तुम काफी फिट लगते हो, क्या तुम आर्मी में थे। टियान उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस 19 साल का हूँ। तो फिर ओल्ड मैन टियान से पूछता है तो फिर क्या तुम मेरे साथ मुक्केबाजी करना चाहोगे। टियान आगे से कहता है कि आपके साथ इस उम्र में फाइट करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा होगा। ओल्ड मैन टियान से कहता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करने में डर रहे हो। इसके बाद ओल्ड मैन एक स्टोन के स्टैचू को अपने पैर से ही उठा के फेंक देता है जिससे टियान का हैरानी से मुंह खुल जाता है। फिर टियान फाइट करने को रेडी हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन जरूर कोई मार्शल आर्ट मास्टर होगा, मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। टियान ओल्ड मैन से कहता है कि मैं पहले हमला करूंगा। इसके बाद टियान ओल्ड मैन के ऊपर अपना पंच मारता है लेकिन ओल्ड मैन उसको डॉज कर लेता है और वो टियान का हाथ पकड़ के उसे मोड़ देता है। टियान जल्दी से खुद को छुड़वाता है और पीछे हट जाता है। टियान अपने मन में सोचता है कि ये काफी करीबी मामला था लेकिन किस्मत अच्छी है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है। ओल्ड मैन आगे से अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है तुम्हारे मूव्स काफी अच्छे हैं और तुम्हारे पास बॉडी भी काफी ताकतवर है। लेकिन जब टियान ओल्ड मैन को अच्छे से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो किसी तरह से ओल्ड मैन के अटैक्स को पहले ही पढ़ सकता है। तो फिर टियान अटैक करते हुए सोचता है कि मेरे पास जीतने का मौका है। टियान आगे बढ़ के ओल्ड मैन के ऊपर एक पंच मारता है लेकिन ओल्ड मैन उसे अपने पाम के साथ आसानी से रोक लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़के को मेरी कमजोरी के बारे में इतनी आसानी से कैसे पता चल गया। फिर टियान जितने भी हमले करता है वो सभी ओल्ड मैन के वीक पॉइंट्स के ऊपर ही करता है जिसको देख के ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा हैरान था। फिर ओल्ड मैन टियान के सामने हार मान लेता है और कहता है कि अब मैं और नहीं लड़ सकता हूँ। फिर ओल्ड मैन टियान को कहता है कि मेरा नाम फैन है और तुम्हारा क्या नाम है। टियान उसे अपना नाम बताता है और ओल्ड मैन वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी मौका मिले ग्रीन फर्स्ट विला में आने का तो तुम वहाँ पे जरूर मुझसे मिलना और हम लोग दोबारा मिलेंगे। ओल्ड मैन ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग टियान को उसके स्कूल में देखते हैं और टियान कहता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को होने में सिर्फ 12 दिन बचे हैं इसीलिए मुझे मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। जब टियान अपनी क्लास में जा रहा था तब वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम वेंजिंग था। वेंजिंग शर्माते हुए टियान से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। टियान उसे इग्नोर करके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है और उससे कहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, तुमने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया है। बेसिकली वेंजिंग टियान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वेंजिंग अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन तुमने कहा था कि तुम गरीब हो, देखा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तभी वहाँ पे वेंजिंग का करंट बॉयफ्रेंड आता है जो कि वेंजिंग के लिए फ्रेंच ब्रेकफास्ट लेके आया था और वो टियान को उंगली करते हुए कहता है टियान मुझे तो लगा कि तुम प्यार के चक्कर में फंस जाओगे और खुद को मार लोगे। वेंजिंग पीछे से कहती है कि ऐसा करना बंद करो लेकिन वेंजिंग का बॉयफ्रेंड टियान को उंगली करते रहता है और उससे कहता है ये एक बेवकूफ है जिसने
अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं संभाल सका, पढ़ाई करके क्या उखाड़ लेगा। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक और लड़की आती है जो कि बॉयफ्रेंड से कहती है, सॉकोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास के अंदर आने की, क्या तुम जिंदा रहने से थक गए हो जो मरना चाहते हो। सॉकोंग उस लड़की से कहता है, फायर पेपर मेरा और तुम्हारे बीच में कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने काम से काम रखो। बेसिकली ये लड़की क्लास की गुंडी थी और वो सॉकोंग से कहती है कि मैं देखूंगी कि तुम क्या कर सकते हो, और साथ ही में उसके पास दो लड़कियां भी आ जाती हैं जो उसकी सगी बहनें थी, यानी कि दोस्ती वाली। तभी टियान फायर पेपर से कुछ कहने को चलता है तो फायर पेपर उससे उल्टा कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन तुम मेरी क्लासमेट हो तो सिस्टर तुम्हारा ख्याल रखेंगी। लेकिन टियान आगे से कहता है कि मेरी माँ, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे पैर से अपना पैर उठाओ। जिससे फायर पेपर को गुस्सा आ जाता है और वो टियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लड़ाई कर रही हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। लेकिन टियान उसे कहता है कि मुझसे दूरी से बात करो, तुम्हारा सलाइवा मेरे ऊपर आ रहा है, यानी कि थूक। जिससे फायर पेपर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरे हाथों से मार खाना चाहता है। तभी उसकी दोनों बहनें कहती हैं कि बहन इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसे देख लेंगे। तभी वहाँ पे टीचर आता है जो कि कहता है कि चलो चलो बहुत हो गया, अब एग्जाम देने की तैयारी करो। फायर पेपर वहाँ से जाते हुए टियान से कहती है कि तुम तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम्हें कोई पीटता नहीं है। इसके बाद वो तीनों क्लास से बाहर जाने लगती हैं तो टीचर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी क्लास है, तुम दोनों कहाँ पे जा रही हो। फायर पेपर पीछे मुड़ के उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों जाओ और जाके एग्जाम दो और किसी भी कीमत में मेरी लास्ट रैंक मत आने देना। जिसके बाद फायर पेपर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टीचर सभी लोगों को एग्जाम के पेपर देता है और जब टियान एग्जाम पेपर को देखता है तब नेकलेस की वजह से टियान का दिमाग पहले से काफी ज्यादा तेज हो गया था और वो कहता है कि जब भी मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ तब मुझे गोला भाग करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही आंसर पहले ही मेरे दिमाग में आ जाता है। इसीलिए टियान कुछ ही मिनटों में पेपर को खत्म कर देता है। टीचर उससे कहता है, टियान क्या तुमने सही से आंसर को चेक भी किया है, तुम काफी अच्छे हो पढ़ाई में, इसीलिए सभी टीचर्स को तुमसे ही उम्मीदें हैं। टियान टीचर से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने आंसर्स को सोच समझ के ही लिखा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टियान ने जैसे ही अपना पेपर खत्म किया था तो उसके पीछे ही वो दोनों लड़कियां भी अपना पेपर देके आ गई थी। इसीलिए फायर पेपर उन दोनों लड़कियों से पूछती है, जरा मुझे ये बताओ कि ये लड़का तुम दोनों से पहले पेपर देके कैसे आ गया। जिसपे वो दोनों लड़कियां उसे बताती हैं, मुझे लगता है कि इसने बस ऐसे ही सवाल भर दिए होंगे और कुछ भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि टियान के रास्ते के सामने सॉकोंग आ जाता है जो कि बिल्कुल फाइट करने के लिए आया था। वो दोनों लड़कियां सिस्टर फायर से पूछती हैं कि हम लोग मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। पेपर फायर कहती है कि चिंता न करो, जब वो थोड़ा सा तड़पेगा तब हम लोग मदद करने के लिए जाएंगे। सॉकोंग टियान से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने वेंजिंग को छुआ तक नहीं है। टियान कहता है कि अब मेरा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तुम दोनों जो चाहे वो कर सकते हो और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सॉकोंग टियान से कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करना डिजर्व नहीं करते हो, वो भी एक लड़की के लिए जिसको तुमने पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो कि मेरी चीजों के साथ खेलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो अपने दो लौंडों को टियान के साथ फाइट करने को आगे भेजता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि टियान के पास है नेकलेस की पावर, इसीलिए वो ओल्ड मैन के मूव्स को कॉपी करते हुए जाता है और एक बंदे की ठुड्डी के ऊपर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे चारों खाने चित हो जाता है। और इस खतरनाक पंच को देख के फायर पेपर के साथ साथ सॉकोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी एक दूसरा लड़का जो हट्टा कट्टा था वो टियान से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हम में से एक भाई को मारने की। लेकिन टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और एक दूसरे बंदे को भी नॉकआउट करके उस तगड़े बंदे की पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दोनों एक ही साथ नॉकआउट हो जाते हैं। दोनों लड़कियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, फायर सिस्टर मैंने कभी भी उस बेवकूफ को इस तरह से इतने अच्छे तरीके से फाइट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो तो सिर्फ एक किताबी कीड़ा था जो कि किताबों को चाटता था, तो फिर वो इतनी अच्छी तरीके से फाइट कैसे कर सकता है। लेकिन हम लोग फायर पेपर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा है, मैंने हमेशा से हीरोइन बनने का सपना देखा है, अगर मैं इस बेवकूफ से 3-4 मूव सीख जाती हूँ तो फिर मेरा सपना हकीकत में बदल जाएगा। जिसके बाद टियान सॉकोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब घर वापस जाना तब ट्रैफिक लाइट को अच्छे से देखते हुए जाना, क्योंकि आजकल लोग एक्सीडेंट के दौरान ही मारे जाते हैं। सॉकोंग टियान से कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसके साथ तुम इस तरह से उलझ सकते हो, और अगर तुम फ्यूचर में मुझे तुम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। फिर हम देखते हैं कि जब टियान वापस जा रहा था तब फायर पेपर उसका पीछा कर रही थी और वो टियान को पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टियान समय रहते वहां से हट जाता है। लेकिन फायर पेपर टियान का हाथ पकड़ लेती है। टियान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फायर
फायर पेपर आगे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ। टियान हटते हुए कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो ये आता ही नहीं है। लेकिन फायर पेपर टियान के हाथ को फिर से पकड़ लेती है और वो रेप रेप चिल्लाने लगती है। टियान उससे कहता है कि तुम ये क्या चिल्ला रही हो, तुमने मुझे पकड़ रखा है, मैंने तुम्हें नहीं। फायर पेपर टियान से कहती है कि तुमने अभी अभी उस मूव का इस्तेमाल किया था, वो मार्शल आर्ट थी। टियान अपने मन में सोचता है कि मैंने तो मिस्टर फैन के मूव को कॉपी किया था और कुछ भी नहीं। जिसके बाद टियान फायर पेपर से भागते हुए कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती है। दो लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि टियान काफी ज्यादा कमाल का है, उसने शॉकिंग के लोगों को आसानी से पीट दिया, अब ये यहाँ पे आके फायर पेपर के साथ मस्ती कर रहा है। फिर हम लोग मिस्टर फैन को देखते हैं जिन्होंने टियान की पूरी जन्म कुंडली निकलवा दी थी। उनका सर्वेंट मिस्टर फैन को बताता है कि जब वो 14 साल का था तब उसके फादर अचानक से मर गए थे और उसकी मदर तब से गायब है जब से उन्होंने उसे जन्म दिया था, और वो अभी के लिए एक हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो एक कमाल का स्टूडेंट है। सभी टीचर्स की उम्मीदें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं और उसने आधे महीने पहले जेंग राव की बेटी को बचाया था जो कि जेंग फैमिली की चेयरमैन है, जो कि जियांग घाई की 4 मेजर फैमिलीज में से एक से हैं। लेकिन उसने हॉस्पिटल को बिना पेमेंट लिए ही छोड़ दिया था और वो अभी अपनी कजिन के साथ रह रहा है और जीने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। मिस्टर फैन अपने सर्वेंट से पूछते हैं क्या उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। सर्वेंट आगे से कहता है कि हमें उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, बस हमें इतनी बात पता चली है कि वो दोनों ही इनक्रिप्टेड थे। उसके फादर ए लेवल के इनक्रिप्शन थे और उसकी मदर एस लेवल की इनक्रिप्शन थी, और हमारे पास बस इतनी सी ही जानकारी है। और दोस्तों, इनक्रिप्शन का मतलब होता है दूसरा कोडिंग, और सुनने में लग रहा था कि कोई बड़ी चीज होगी। जिसके बाद मिस्टर यू अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि क्विक सैंड वालों के बारे में कुछ तो पता चला है। सर्वेंट आगे से कहता है क्विक सैंड वालों ने शायद से उसे नोटिस कर लिया है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो लोग उसके साथ कुछ करना चाहते हैं। मिस्टर फैन आगे से कहते हैं जियान घाई सिटी आजकल सही सलामत नहीं चल रही है, इसीलिए मैं उस लड़की की रक्षा करना तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर कोई भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे वहीं पे मार देना। वो लड़का हमारी खातिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वो हमें कहीं भी सेंस कर सकता है, इसीलिए उससे दूरी बनाए रखना और उसके पर नजर रखते रहना। और अगर क्विक सैंड वाले जरा सा भी कदम उठाए तो तुम मुझे बता देना। मैं क्विक सैंड वालों को कभी भी इजाजत नहीं दूंगा मेरी टेरिटरी के अंदर कदम रखने की। हम लोग जियान घाई सिटी के नंबर 1 असैसिन ग्रुप को देखते हैं जिसका नाम ही क्विक सैंड है, जिनमें से एक बंदा अपने बॉस से पूछता है लॉर्ड हम लोग उस लड़के के बारे में क्या करेंगे। बॉस आगे से कहता है कि हम लोग उसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे जब तक कि हमें उस खास स्क्रोल की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल जाता है। सिर्फ हम ही लोग नहीं है जो उस स्क्रोल के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन हम लोग स्क्रोल को उनमें से किसी के भी हाथ में जाने नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग टियान और पेपर फायर को देखते हैं। पेपर फायर टियान के पीछे लग गई थी और वो टियान को मास्टर कहते हुए कहती है मास्टर आप मुझे कब मार्शल आर्ट सिखाएंगे। टियान उसे कहता है मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ, क्योंकि मार्शल आर्ट्स मुझे भी नहीं आती हैं। मुझे सिर्फ कुछ ही मूव्स के बारे में पता है जो कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ और उनके बच्चों के हवाले कर दूंगा। पेपर फायर टियान से कहती है तो फिर मुझे ले लो। टियान उसे कहता है कि मैं बच्चों को अडॉप्ट नहीं करता हूँ। फायर पेपर कहती है मेरा मतलब मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों एक साथ अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे। जिसको सुन के ही टियान अजीब सी शक्ल बना लेता है और वो पेपर फायर से कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसकी ना तो शक्ल अच्छी हो और ना ही बॉडी अच्छी हो। फायर पेपर अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे साथ करना ही तो है और कुछ भी नहीं। टियान उसे कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन फायर पेपर टियान को फिर से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि चलो चल के लॉटरी खरीदते हैं और अपना लक चेक करते हैं। टियान उससे खुद को छुड़वाते हुए कहता है लॉटरी खरीदने का क्या ही फायदा है कि तुम्हारी फैमिली पहले से ही अमीर नहीं है। फायर पेपर लॉटरी टिकट की तरफ जाते हुए कहती है कि लक तुम्हारा चेक करना है और पैसे होने से मजा नहीं आता है। लेकिन जब फायर पेपर लॉटरीज लेने के लिए जाती है तब वहाँ पे पहले से ही एक आदमी था जो कि प्रोफेशनल लॉटरी खरोचने वाला था, इसीलिए वो फायर से कहता है कि लड़की तुम यहाँ पे आके अपने पैसों को बर्बाद करोगी और कुछ भी नहीं। फायर पेपर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम अपनी आंटी से इस तरह बात करोगे। तभी वहाँ पे टियान आता है जो कि फायर पेपर से कहता है कि तुम यहाँ पे लॉटरी खरीदने के लिए आई थी ना, तो लॉटरी पे फोकस करो। तभी वो आदमी एक लॉटरी को स्क्रैच करता है, तब उसमें $50 निकलते हैं, तो वो आदमी इसी चीज का शो ऑफ करने लगता है। लेकिन जब टियान अपनी एबिलिटी का यूज करके लॉटरी को स्क्रैच करता है तब उसके $800 निकलते हैं, जिसी के चलते उस आदमी के साथ साथ पेपर भी हैरान हो जाती है। लेकिन टियान यहीं पे नहीं रुकता है और वो शॉप ओनर से कहता है कि मुझे और ज्यादा लॉटरी टिकट्स दो। फायर पेपर टियान से कहती है मैंने सुना है कि लक सिर्फ एक ही बार काम करता है, इसीलिए तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो बंदा टियान से कहता है कि मुझे मजा आता है जब मैं लोगों को और ज्यादा कमाने के चक्कर में गवाते हुए देखता हूँ। लेकिन टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे
हारने के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी आंखें हैं। लेकिन अगले ही पल टियान ने इसी तरह से कई सारी लॉटरीज जीत ली थी। वो कभी $1000 जीता था तो कभी $2000, जिसको देख के वो तीनों ही काफी हैरान हो गए थे। पेपर टियान से कहती है, मास्टर आप तो कमाल के हैं, आपने इसी तरह से कई सारी लॉटरीज को स्क्रैच किया और पूरे की पूरे $5000 जीत लिए। कि आप मुझे इसी तरह की कुछ और नई ट्रिक्स सिखा सकते हैं। टियान उसे कहता है कि तुम तो मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी ना, तो ये लॉटरी की बात कहाँ से आ गई। पेपर उससे कहती है कि बिल्कुल मैं उसे भी सीखना चाहती हूँ। लेकिन टियान अपने कजिन को फोन लगाता है और उससे कहता है कि हाँ कजिन, मैंने नया फोन ले लिया है जो कि 2-3 दिन पहले टूट गया था, तो मुझे लोकेशन बता दो, मैं शाम के टाइम पे बिल्कुल वहीं पे पहुंच जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टियान एक टैक्सी रुकाता है तो पेपर उसे पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। टियान उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे मत आना, मुझे कुछ जरूरी काम करने जाना है। जिसके बाद हम लोग एंटिक स्ट्रीट को देखते हैं, जहाँ पे हर तरह की चीज मिल जाती है जो पुरानी से भी पुरानी होंगी। टियान अपने मन में सोचता है कि मेरी कजिन ने मुझसे कहा है कि मुझे उसका बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करना होगा। मैं इसके लिए मना भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका बर्थडे भूल गया था। इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उसके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग मिस्टर जू को देखते हैं, जो कि एंटिक पीसों को पहचानने के मामले में पुराने खिलाड़ी हैं और एंटिक स्ट्रीट के अंदर हर कोई इनके दिल से इज्जत करता है। टियान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीजें हैं और मैं अपनी आंखों की मदद से सही और असली दोनों का ही पता लगा सकता हूँ। तभी टियान की नजर किसी खास चीज के ऊपर पड़ती है, तो वो मिस्टर जू का रास्ता काटते हुए उसे लेने के लिए चला जाता है। जिससे मिस्टर जू के जो गार्ड थे वो सभी टियान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर जू उन्हें शांत होने को कहते हैं। टियान एक जेट क्रिस्टल को उठा लेता है और पूछता है कि ये कितने का है। शॉपओनर कहता है कि ये 8000 का है और मैं तुम्हें इतने में ही दूंगा। टियान उसे कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मिस्टर जू टियान को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि तुम्हारे पास अच्छी आंखें हैं, चलो मैं इस बार तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद वो खड़े होकर शॉप ओनर को देखने लगते हैं, जिससे शॉप ओनर अपने मन में सोचता है कि मिस्टर जू मुझे देख रहे हैं, कहीं ये यहाँ पे आके मुझे एक्सपोज न कर दें। दरअसल ये शॉप ओनर टियान को चूना लगा रहा था। टियान शॉप ओनर से कहता है, मुझे पता है कि ये नकली है, तो फिर 200 के बारे में क्या ख्याल है। शॉप ओनर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये 500 के नीचे नहीं बेच सकता हूँ। तो फिर टियान एक तीसरा रास्ता निकालता है, वो टेबल के ऊपर पड़े हुए एक बेकार से पत्थर को भी खरीद लेता है और दोनों ही उसे 500 के अंदर मिल जाते हैं। मिस्टर जू टियान से कहते हैं कि तुम एक अच्छे बार्गेनर हो, लेकिन तुमने गलती कर दी है, वो बिल्कुल फेक है। उस जेट की कीमत 50 या फिर 20 से भी नीचे है और तुम्हारे जैसे बेवकूफ और इनएक्सपीरियंस लोग ही 500 में उसे खरीदते हैं। टियान आगे से कहता है, अगर ऐसी बात है। इसके बाद वो जेट को नीचे फेंक के उसे तोड़ देता है, जिससे मिस्टर जू काफी हैरान हो जाते हैं और वो टियान से पूछते हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये नकली है। टियान मिस्टर जू से कहता है कि आपने कहा तो था कि मेरे पास अच्छी आंखें हैं। इसके बाद टियान पीछे घूम जाता है और पोटली से वो पत्थर निकालते हुए कहता है कि मैं तो इसे खरीदना चाहता था। टियान हमें बताता है कि ये रेलिक एक बुद्धिस्ट की हड्डियों से बना हुआ है जो कि मारा गया था और टियान ने इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, कभी देखा नहीं था। मिस्टर जू टियान की तरफ देखते हुए सोचते हैं, मेरा पूरा फैमिली बिजनेस सिर्फ मेरे भतीजे जो किंग के ऊपर ही टिका हुआ है, इसीलिए मुझे कुछ नए और टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत है और इस लड़के के अंदर वही टैलेंट है जो मुझे चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जू टियान को रोकते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा कंपटीशन करना चाहोगे। टियान मिस्टर जू से पूछता है, कंपटीशन, लेकिन किस तरह का। दो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का सच में बेवकूफ है, इसे पता भी नहीं है कि मिस्टर जू क्या चीज है। एंटिक चीजों के मामले में मिस्टर जू का कोई भी मुकाबला नहीं है, वो इस गली के पुराने खिलाड़ी हैं। मिस्टर जू टियान से कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैं इस गली का पुराना खिलाड़ी हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। टियान मिस्टर जू से कहता है कि अगर मैं हार गया तो फिर मैं आपको अपनी लाइफ दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर आपको मुझे वो चीज खरीद के देनी पड़ेगी जो मुझे चाहिए। मिस्टर जू हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ का क्या करूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुमको अभी से मुझे सर्व करना पड़ेगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। जिसके बाद वहाँ पे कंपटीशन के लिए सारा सामान लगाया जाता है। मिस्टर जू टियान से कहते हैं कि इनमें से 5 एंटिक चीजें असली हैं, अगर तुम 3 भी बता देते हो जीत तुम्हारी हुई। लेकिन टियान को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, इसीलिए वो जू से कहता है कि अगर मैं एक भी गलती करता हूँ तो फिर मैं अपनी हार मान लूंगा। मिस्टर जू उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर यही ठीक है। जिसके बाद टियान एक बॉक्स को उठाता है और कहता है कि ये असली है। मिस्टर जू कहते हैं कि हाँ ये असली है। जिसके बाद टियान मिस्टर जू से पूछता है कि जो चीज नकली है अगर मैं उसे तोड़ देता हूँ क्या ये ठीक रहेगा। मिस्टर जू उसे कहते हैं कि मैं उनका पैसा दे दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद टियान एक वॉच को उठाता है और उसे तोड़ देता है, जिससे काफी लोग टियान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वॉच बिल्कुल असली लग रहा था। जिसके बाद
टियान नीचे से एक पत्थर उठाता है जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था, यानी कि वॉच ये सच में नकली था। मिस्टर जू टियान से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वॉच के अंदर सील लगी हुई थी। टियान आगे से कहता है कि मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही तेज हैं। जिसके बाद टियान इसी तरह से आगे बढ़ता है और जो भी चीजें नकली होती हैं उन्हें तोड़ देता है और जो भी असली थी उन्हें बता देता है। मिस्टर जू अपनी हार मान लेते हैं और टियान से कहते हैं कि तुम जीत गए हो, बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए था। टियान आगे बढ़ता है और वो एक ब्रेसलेट उठा के कहता है कि मुझे ये चाहिए। मिस्टर जू अपने मन में सोचते हैं कि मैंने इस ब्रेसलेट को वहाँ पे इसलिए डाला था ताकि मैं इस लड़के को कंफ्यूज कर सकूं, लेकिन इसको इसके बारे में पता कैसे चला। जिसके बाद टियान आगे बढ़ता है और अपनी उंगली को काट के उस ब्रेसलेट के ऊपर एक खून की बूंद डालता है जिससे वो ब्रेसलेट चमकने लगता है और लोग कहते हैं ये तो ब्लड जेड स्टोन है। जिसके बाद लोग टियान से कहते हैं कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और मैं इस ब्रेसलेट के लिए तुम्हें 2 से 3 मिलियन दे सकता हूँ, लेकिन टियान उन लोगों से कहता है कि ये चीज बेचने के लिए नहीं है, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद टियान का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहीं पे मिस्टर जू आते हैं जो कि टियान को रोकते हैं और उससे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम मुझे अब अपना दोस्त समझते होगे। टियान अपने मन में सोचता है मेरी नई एबिलिटीज के साथ ये पूरी दुनिया मेरे साथ आना चाहती है और शायद मैं इसके साथ ही अपने पेरेंट्स के सीक्रेट के बारे में पता लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले। और टियान मिस्टर जू से कहता है कि बिल्कुल मुझे आपके साथ दोस्ती करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और टियान अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो भी अपने खुद के नाम से। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना नाम साझा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और नई कार आके रुकती है जिसके अंदर से 3-4 लोग निकलते हैं और वो लोग टियान से पूछते हैं क्या तुम ही टियान हो। जिसके बाद हम लोग कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सॉकेंग को डायरिया हो गया था, इसीलिए वो पिछले 3-4 घंटों से बाथरूम के अंदर ही बैठा हुआ था। सॉकोंग के गार्ड्स डॉक्टर से पूछते हैं एग्जामिन का रिजल्ट क्या आया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो बाहर ही नहीं आया है और वैसे भी एग्जामिन करने के लिए आधा से 1 घंटा रुकना पड़ता है, लेकिन वो तो हर 1 मिनट में अंदर बाहर हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि हमने उसके स्टूल का एग्जामिन किया तो पता चला कि ये सब कुछ ड्रग की वजह से हो रहा है। वो सारे बॉडीगार्ड्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर्स का स्कूल में किसी के साथ लड़ाई हो गई थी और उस लड़के ने यंग मास्टर से कहा भी था कि उसे सावधान रहना चाहिए, उसे डायरिया हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस सब की वजह वो लड़का ही है। क्या तुम लोगों ने उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा है? वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने सान को वहाँ पे भेजा है और वो लोग उस लड़के को यहाँ पे लेके लाते ही होंगे। वो बॉडीगार्ड टियान से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। टियान उसे कहता है तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम हो कौन? मिस्टर जू टियान को बताते हैं कि वो साहुआ का पर्सनल बॉडीगार्ड सान है और वो काफी ताकतवर है और तुम उसके साथ किस तरह के मामले में फंस गए हो। बॉडीगार्ड मिस्टर जू से कहता है कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इन सभी मामलों में ना आए, नहीं तो आपको भी काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। टियान अपने मन में सोचता है कि मिस्टर जू मेरे रिलेटिव कब बन गए। मिस्टर जू उस बॉडीगार्ड से कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस लड़के को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। लेकिन उस बॉडीगार्ड के जितने भी दोस्त हैं वो सभी आगे बढ़ते हैं और मिस्टर जू के जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं उन्हें एक ही झटके में हरा देते हैं। मिस्टर जू उस बॉडीगार्ड से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पीछे 100 हुआ है तो तुम कुछ भी करोगे? लेकिन वो बॉडीगार्ड उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने लोगों से कहता है कि जाओ उस लड़की को यहाँ पे लेके आओ। वो दोनों बॉडीगार्ड टियान को लेने तो जाते हैं, लेकिन टियान एक ही झटके में उन दोनों को हरा देता है, जिससे मिस्टर जू और बॉडीगार्ड दोनों ही हैरान हो गए थे। टियान अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे डरा के भगा सकूं फिर तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये दिखने में काफी ताकतवर लगता है। वो बॉडीगार्ड टियान से कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो और तुम्हारा जैन चाओ फेंग के साथ रिश्ता क्या है। टियान अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे साथ उसका रिलेशनशिप होता तो मैं उससे कुछ और मूव सीख सकता था। जिसके बाद टियान बॉडीगार्ड से कहता है कि बकवास करना बंद करो और मुझसे आके फाइट करो अगर तुम करना चाहते हो। बॉडीगार्ड टियान से कहता है कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए मुझे दोष मत देना। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड के पीछे कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखा था और वो लोग कहते हैं कि ये लेजेंडरी बॉडीगार्ड सान है और मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। यहाँ तक कि लेजेंडरी बॉडीगार्ड सान भी उन्हें जानता था जो कि क्विक सैंड वाले थे। क्विक सैंड वाले बॉडीगार्ड से कहते हैं अगर तुम हमारे बारे में जानते हो तो फिर हम तुम्हें बता देते हैं कि उस लड़की के साथ हमारा कुछ लेना देना है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। बॉडीगार्ड कहता है मुझे ऑर्डर मिला है इसीलिए मुझे इस लड़के को अपने साथ लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग भी यहाँ पे अचानक से आ जाओगे। बताओ तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए इस लड़के को छोड़ने के लिए। क्विक सैंड वाले कहते हैं माफ कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इस लड़के के पास कुछ ऐसा है जो कि बॉस लीडर को चाहिए, इसीलिए हम लोग तुम्हें इसे ले जाने नहीं दे सकते हैं। बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है ये लोग कातिल नंबर 1 हैं और मैं भले ही इस फाइट को जीत जाऊं, लेकिन इन लोगों की दुश्मनी मेरे साथ हमेशा चलती रहेगी और ये जिंदगी भर मेरे पीछे लगे रहेंगे। जिसके बाद बॉडीगार्ड टियान के ऊपर गिव अप कर देता है और फिर वो अपने लोगों को लेता है वहाँ से दफा हो जाता है। टियान
अपने मन में सोचता है कि इस बॉडीगार्ड के साथ क्या हो गया। अभी तो ये मुझको अपने साथ ले जाने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन पता नहीं अब इसको क्या हो गया है। लेकिन ये लोग कौन है जो कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्विक सैंड वाले टियान की तरफ बढ़ने लगते हैं तो टियान उनसे पूछता है कि अब तुम लोगों को क्या चाहिए। क्विक सैंड वाले टियान से कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ चाहिए, एक ऐसा रेलिक जो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। टियान इस बात से शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है रेलिक जो फादर मेरे लिए छोड़ के गए हैं। क्विक सैंड वाले टियान से कहते हैं कि तुम्हारे फादर हमारे लिए एक स्क्रोल छोड़ के गए थे जो कि उन्होंने छुपा के रखा है। तुम्हारे पास पूरे 7 दिन है, 7 दिन के अंदर उस स्क्रोल को ढूंढो और हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। टियान कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं याद है कि मेरे फादर मेरे लिए स्क्रोल छोड़ के गए हों, तो फिर मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। क्विक सैंड वाले वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि इसका हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, उसे ढूंढो और हमें लाके दो, नहीं तो तुम 100 बार से भी ज्यादा मरोगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। टियान उन लोगों से कहता है मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे, कम से कम ये तो बताते जाओ कि वो कैसा दिखता है। मिस्टर जू टियान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे पूछते हैं कि उन लोगों को तुमसे क्या चाहिए। टियान उनसे कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे कोई और समझ लिया है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास अभी भी 7 दिन बचे हुए हैं। इन 7 दिनों के अंदर मैं अपने पुराने घर में वापस जाऊंगा और वहाँ पे उस स्क्रोल को ढूंढूंगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग टियान की कजिन की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों को पार्टी दे रही थी। तभी वहाँ पे वैंग फैमिली का चौथा बेटा आता है जो कि 4 मेजर फैमिलीज में से एक है, और वो यहाँ पे टियान की कजिन को प्रपोज करने के लिए आया था। टियान की कजिन अपने मन में सोचती है कि ये कमीना तो आ गया, लेकिन साला टियान कहाँ पे रह गया है। नियन टियान की कजिन को प्रपोज करता कि उससे पहले ही एक लड़की आगे आती है जो कि टियान की कजिन से कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। और जब टियान की कजिन उस बॉक्स को खोलती है तब उसके अंदर एंटिक पीस था, जिसे टियान की कजिन सच में काफी खुश हो जाती है। और पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी कहते हैं कि ये काफी महंगा गिफ्ट है और इस लड़की का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। नियन अपने मन में सोचता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं इस गिफ्ट का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लड़कियों से मेरा मुकाबला नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो कि टियान की कजिन के ऊपर लाइन मार सके मेरे सिवा। जिसके बाद नियन अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और टियान की कजिन से डेट करने के लिए पूछता है। टियान के पीछे उसकी जितनी भी दोस्त थे वो सभी कह रहे थे कि उसे एक्सेप्ट कर लो। नियन अपने मन में सोचता है कि मैंने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में प्रपोज किया है, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे लोग नर्वस होके हाँ कह ही देते हैं। लेकिन तभी पार्टी के अंदर टियान आता है जो कि अपनी कजिन का नाम लेते हुए कहता है किंगजू मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। टियान जैसे ही वहाँ पे आता है तो किंगजू आगे बढ़ती है और वो सभी लोगों से कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को मेरे बॉयफ्रेंड टियान से मिलवाना चाहती हूँ, ये है मेरा असली बॉयफ्रेंड। नियन अपने मन में सोचता है कि ये किंगजू का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता है, इसकी शर्ट के अंदर दाग लगे हुए हैं और इसके जूते भी फटे हुए हैं, यहाँ तक कि इसके पास तो कार भी नहीं है। इसके बाद नियन आगे बढ़ता है और वो किंगजू से कहता है मुझे नहीं लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड यहाँ पे खाली हाथ लेके आएगा, वो भी आपके बर्थडे वाले दिन। किंगजू कहती है टियान यहाँ पे आया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। टियान अपनी कजिन से कहता है क्या तुमने ये सोच लिया कि मैं यहाँ पे खाली हाथ आ जाऊंगा बिना किसी गिफ्ट के। जिसके बाद टियान अपने पास से वही ब्रेसलेट बाहर निकालता है जो कि वो एंटिक स्ट्रीट से लेके आया था। किंगजू कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये ब्लैक जेड से बना हुआ है और इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है। टियान नियान की उंगली करते हुए कहता है ये ब्रेसलेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम स्टोर से खरीद सकते हो। जिसके बाद टियान आगे कहता है किंगजू मेरा गिफ्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। किंगजू टियान से पूछती है क्या तुमने इसे यहाँ पे लाने के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया है जिसे चोरी वोरी। टियान उसे कहता है कि मूड मत खराब करो यार, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट लेके आया है। इसके बाद टियान किंगजू से कहता है कि इस तरफ आओ और टियान उसको एक बड़े से दरवाजे के पास लेके जाता है और उससे कहता है कि दरवाजा खोलो और अपना गिफ्ट देख लो। इसके बाद जब किंगजू दरवाजे को खोलती है तब आसमान से फूलों की पत्तियां गिरने लगती हैं, वो भी रेड रोजेस की, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था और सभी लोग किंगजू के लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद टियान किंगजू से कहता है कि एक नजर जरा खिड़की से बाहर देखना। और जब किंगजू खिड़की से बाहर देखती है तब एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आई लव यू किंगजू लिखा हुआ था। किंगजू अपने मन में सोचती है ऐसा लगता है कि ये मेरा असली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बाद में शर्माते हुए कहती है मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं तो इसकी कजिन हूँ। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि टियान ने ये सब तैयारी करवाने के लिए मिस्टर जू की मदद ली थी। फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर जू टियान को पिक करने के लिए भी आते हैं। किंगजू मिस्टर जू से पूछती है क्या ये ब्रेसलेट आपका था, क्योंकि जब मैंने इसका प्राइस चेक किया तो ये काफी महंगा था। मिस्टर जू उसे बताते हैं कि ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है, ये ब्रेसलेट ब्रदर टियान का है क्योंकि इन्होंने अपनी एबिलिटी से इसे खुद ढूंढा था। जिससे किंगजू काफी शौक होकर अपने मन में सोचती है कि टियान को
कब से एंटिक के बारे में इतनी जानकारी हो गई। टियान पीछे मुड़ के उसे कहता है कि शौक मत हो, मैं बस लकी था। तभी उनके कार के बगल से एक वैन गुजरती है और टियान को अपनी एबिलिटी की वजह से महसूस हो जाता है कि उस वैन के अंदर ज़ेंगराओ और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाया जा रहा है। इसीलिए वो तुरंत मिस्टर जू से कहता है कि उस वैन का पीछा करो। मिस्टर जू अपने मन में सोचते हैं मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन अगर इस लड़के ने कुछ कहा है तो जरूर गड़बड़ी होगी। इसके बाद मिस्टर जू उस वैन का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों लड़कियां टियान से पूछती हैं कि क्या हो गया है। टियान उन दोनों से कहता है कि जब हम लोग वैन को पकड़ लेंगे तब तुम लोग यहाँ से उतर जाना और सेफ जगह पे चले जाना और पुलिस को कॉल करके कहना कि प्रेसिडेंट ज़ेंगराओ और उनकी बेटी किडनैप हो गई है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो किडनैपर्स मिस ज़ेंगराओ को एक खाली पड़ी बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ज़ेंगराओ उन लोगों से पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि किसने तुम लोगों को यहाँ पे भेजा है और वो कौन लोग हैं जो कि मेरी कंपनी के शेयर को हड़पना चाहते हैं। वो किडनैपर ज़ेंगराओ से कहता है कि चिंता न करो, हम बस एक छोटी सी फिल्म खींचेंगे और जिसके बाद हम लोग चले जाएंगे। दरअसल ब्रदर की को तुमसे कुछ फायदा उठाना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लोग ज़ेंगराओ के ऊपर हमला कर देते हैं और ज़ेंगराओ रोते हुए कहती है कि कोई हमारी मदद करो। तभी वहाँ पे टियान आ जाता है जो कि किडनैपर से कहता है कि मैं तुम लोगों से चुपचाप कहता हूँ कि पुलिस के हवाले अपने आप को कर दो। लेकिन वो किडनैपर्स जैसे ही देखते हैं कि टियान वहाँ पे आ गया है तो वो तीनों एक साथ भागते हुए जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन टियान एक ही झटके में उन तीनों को हरा देता है। मेन किडनैपर वहाँ से जाते हुए ज़ेंगराओ से कहता है कि तुम यहीं पे इंतजार करो, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद वो पीछे घूम के अपनी गन बाहर निकाल लेता है और कहता है क्योंकि मिशन फेल हो गया है इसीलिए चीजों को यहीं पे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो गन का ट्रिगर दबा देता है। लेकिन गोली चलने के बाद हम लोग देखते हैं कि टियान उन दोनों के सामने आ गया था जिसने गोली अपने पेट के ऊपर खा ली थी। वो किडनैपर टियान से कहता है किसने कहा था हीरो बनने को, अब मर गए हो ना। जिसके बाद वो फिर से ज़ेंगराओ की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो हम लोग कहाँ पे थे। लेकिन तभी टियान फिर से घायल हालत में खड़ा होता है और किडनैपर को धक्का मार के नीचे गिरा देता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ज़ेंगराओ टियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी टियान के मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगता है। लेकिन वो फिर भी उन दोनों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ज़ेंगराओ टियान से पूछती है कि हमें एम्बुलेंस को यहाँ पे बुलाना चाहिए, लेकिन टियान उसे कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, मेरा पुराना घर यही पास ही में है, हम लोग वहीं चलते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीनों टियान के पुराने वाले घर पे पहुंच गए थे और ज़ेंगराओ ने टियान की मरहम पट्टी कर दी थी और वो टियान से कहती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हो, इस तरह से ब्लीडिंग को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन टियान अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी अलग हो गई है और अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो फिर मेरे ऊपर लैब के चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि टियान की पॉकेट के अंदर जो पीला वाला स्टोन रखा हुआ था वो चमकने लगता है। ज़ेंगराओ जब उस क्रिस्टल को बाहर निकालती है तब वो चमक रहा था और साथ ही साथ वो गर्म भी था। जिसके बाद वो क्रिस्टल अपने आप ही उड़ते हुए जाता है और टियान की चोट के ऊपर अपने आप ही लग जाता है। और जब ज़ेंगराओ वहाँ से पट्टी हटाती है तब हमें पता चलता है कि टियान की जो चोट थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसको देख के ज़ेंगराओ काफी हैरान हो गई थी। तभी उसकी बेटी भी उठ जाती है जो कि पूछती है मम्मी क्या बिग ब्रदर ठीक हो गए हैं। ज़ेंगराओ अपनी बेटी से कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन उसे थोड़ा सा आराम करने दो। फिर हम देखते हैं कि जब टियान सपना देख रहा था तब वो सपने के अंदर देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्ग है और जब टियान की आंखें खुलती हैं तब वो अपने सामने देखता है कि ज़ेंगराओ और उसकी बेटी उसी के साथ सो रही थी। इसके बाद टियान अपने कपड़े पहन लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि जिसमें ऑर्डिनरी दुनिया में जीता था अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। सबसे पहले मिस्टर फैन की वो ताइची मूव, इसके बाद ये नेकलेस और अब ये आखिर में एशियंट एंटिक पीस और यहाँ तक कि मेरे पीछे कुछ असैसिन भी लगे हुए हैं। तभी टियान के दरवाजे के ऊपर खटखट होती है और जब वो बाहर जाके देखता है तब वहाँ पे क्विक सैंड वाले आ गए थे जो कि टियान से कहते हैं कि 7 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन तुमने अभी तक स्क्रोल को ढूंढना भी शुरू नहीं किया है। ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। चलो जल्दी से चूज करो कि तुम आज ही के दिन वो स्क्रोल ढूंढ के निकालोगे या फिर मरना पसंद करोगे। टियान उन लोगों से हंसते हुए कहता है मुझे किसी भी स्क्रोल के बारे में नहीं पता है, अच्छा यही होगा कि मेरी जगह पे तुम ही लोग क्यों नहीं ढूंढ लेते हो। क्विक सैंड वाले टियान से कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम सच में हमारे खिलाफ जाने के लिए तत्पर हो। टियान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास आंखें तो हैं जो कि किसी भी चीज के आर पार देख सकती हैं, लेकिन मैं इन लोगों की मूवमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या मैं सच में यहीं पे मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम लोग टियान के घर के बाहर पेड़ के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जो कि दिखने में ही ताकतवर लग रहा
रहा है, जिसके बाद क्विकसैंड वाले टियान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन टियान उनके हर एक अटैक को बड़े आराम से डॉज करता चला जा रहा था। दरअसल टियान अपनी आंखों की मदद से उनकी हर एक मूवमेंट और मूव को पढ़ पा रहा था। यहाँ तक कि टियान ओल्ड मैन फैन की ताइसी टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था और उन्हें उठा उठा के पटक रहा था। क्विकसैंड वाले अपने मन में सोचते हैं कि इस लड़के ने फैनलाओ की टेक्निक कब सीख ली। अगर ये फाइट लंबी खिंचती रही तो बाजी कभी भी पलट सकती है, इसीलिए मुझे इसका खेल जल्दी खत्म करना होगा। जिसके बाद क्विकसैंड वाले टियान के ऊपर ट्रिपल अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई वाज से अटैक करता है, जिसको क्विकसैंड वाले डॉज तो कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये वाज फेंकने वाला जाओ रंग थी और कोई नहीं। जाओ रंग टियान से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो, जल्दी से अंदर जाओ। लेकिन जाओ रंग आगे से कहती है कि तुमने मेरी लाइफ कई बार बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। टियान अपनी सांस छोड़ के कहता है कि मैं सच में तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी हिम्मत दिखाओगी और बाहर आ जाओगी, इसीलिए चिंता न करो, मैं इतनी जल्दी पीछे नहीं हटूंगा। क्विकसैंड वाले टियान से कहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है और तुम लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन तभी क्विकसैंड वालों के पीछे वही बंदा आता है जिसको हमने घर के बाहर देखा था, और इस बंदे का नाम है जियान युआन होंग, और हमें पता चलता है कि ये दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर है। जिसके बाद युआन एक ही झटके में उन सभी क्विकसैंड वालों को हरा देता है और आखिरी बचे बंदे से कहता है कि जल्दी से अपने साथी को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद युआन टियान से कहता है कि तुम्हें टियान होना। टियानो से कहता है कि हाँ मैं ही टियान हूँ, और टियान अपने मन में सोचता है कि ये बंदा इतना तेज था कि मैं इसकी हरकतों को देख तक नहीं पाया। युआन टियान से कहता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो और उसी की तरह ही तुम्हारे अंदर वही साहस है। टियान हैरान होकर कहता है क्या तुम मेरे फादर के बारे में बात कर रहे हो, और क्या तुम मेरे फादर को जानते हो। युआन टियान से कहता है कि जो तुम्हारे गले में नेकलेस है उसका ज्वेल तोड़ दो। टियान आगे से कहता है कि ये मेरी मदर की लेगेसी है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। युआन उसे कहता है कि चिंता न करो, ये जो ज्वेल है ये तुम्हारे फादर ने उनके ऊपर चढ़ाया था, और जो ज्वेल के अंदर होगा वो तुम्हारी मदर की लेगेसी है। टियान अपने मन में सोचता है फिर भी मैं अपने हाथों से इसे कैसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि टियान ने उस नेकलेस को तोड़ दिया था, और जब वो नेकलेस टूटा था तब उसके अंदर वही स्क्रोल था जिसके पीछे क्विकसैंड वाले पड़े हुए हैं। टियान कहता है कि यही वो चीज है जो लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, और ये अभी तक इस नेकलेस के अंदर था। युआन टियान को बताता है कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक ऑर्डिनरी लाइफ जियो, इसीलिए उन्होंने इस नेकलेस को बनाया था और इस चीज को उसके अंदर डाल दिया था, और यही चीज तुम्हारी मदर की लेगेसी है। टियान युआन से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि मेरे फादर किस तरह के इंसान थे। युआन आगे से कहता है कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक ऑर्डिनरी और शांति भरी जिंदगी जियो, इसी से ही पता चलता है कि वो कितने महान इंसान थे। टियान आगे से कहता है ऑर्डिनरी लाइफ, क्या आपको सच में लगता है कि अब मैं इस तरह से जी सकता हूँ। युआन कहता है इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बनो। जिसके लिए टियान एक झटके में मान जाता है और युआन को अपना मास्टर मान लेता है। युआन वहाँ से जाते हुए कहता है कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, और ये तुम्हारे फादर की इच्छा थी कि तुम कॉलेज के अंदर जाओ, इसीलिए तुम्हें हर दिन स्कूल जाना है और हर दिन मेरे पास पढ़ाई करने के लिए भी आना है। जिसके लिए टियान तुरंत मान जाता है। जेंगराओ टियान को उठाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन टियान अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास पहले से भी ज्यादा ताकत आ जाएगी, इसके साथ मैं अपनी आंखों से इसे मैच करके और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। अगले दिन जब टियान स्कूल जाता है तब पेपर उसकी तरफ भागते हुए आती है और उससे कहती है मास्टर आप मुझे मार्शल आर्ट्स कब सिखाने वाले हैं। और दोस्तों मैं इसको पेपर या फिर पेपर दोनों ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग होता है, इसीलिए मैं इसे अब से चिली बुलाऊंगा। चिली और पेपर दोनों का मतलब एक ही होता है। टियान उसे कहता है कि तुम फिर से आ गए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, मुझे खुद अपने मास्टर से अपने लिए मार्शल आर्ट सीखनी है। लेकिन चिली उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ को मार्शल आर्ट सिखाओगे। टियान उसे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। तो फिर चिली टियान से पूछती है कि बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। टियान आगे से कहता है कि कोई कम से कम ऐसी जो कि डेलिक्वेंट की तरह यानी गुंडी की तरह कपड़े न पहनती हो। जिससे चिली को गुस्सा आने लगता है, तो उसकी दोनों बहनें उससे कहती हैं सिस्टर चिली उसकी बातों से गुस्सा मत होइए। जिसके बाद चिली खुद से कहती है कि अब मैं अपने आप को बदलने वाली हूँ और तुम दोनों भी मेरे साथ बदलोगी। जिसके बाद टियान एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पे पहले से ही किंगजू और उसकी फ्रेंड थी। किंगजू टियान से कहती है कि कल तुमने मुझे डरा ही दिया था, लेकिन क्या तुम ठीक हो। टियान उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद किंगजू उससे कहती है क्या तुम्हें मिस्टर जू को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, कल उन्होंने तुम्हारी काफी मदद की थी। टियान किंगजू को बताता है कि मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और टियान अपने मन में सोचता है कि मैंने तो उन्हें शुक्रिया नहीं कहा, बल्कि उल्टा उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा है, क्योंकि मैं उनके साथ एक टूर्नामेंट के अंदर जाने के लिए राजी हो गया हूँ, ताकि उनका भतीजा
जो भी गलती करेगा मैं उसे सही कर सकूं, और वैसे भी उनके ऊपर एहसान करना कोई बुरी चीज नहीं होगी, वो सच में काफी ताकतवर हैं। और टियान यही सब कुछ सोचते हुए किंगजो की दोस्त का कोला अपने होठों से पीने लगा था, जिससे उसके दोस्त शर्माते हुए टियान से अपना कोला वापस ले लेती है और उससे कहती है कि ये मेरा कोला है, और टियान आगे से बस सॉरी ही कहता है। किंगजो टियान से कहती है कि जब सब कुछ ठीक ही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। टियान आगे से कहता है कि मेरी प्यारी कजन कम मुझसे कुछ करवाने के लिए कहने लगी, जिसपे किंगजो आगे से कहती है चलो ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ मेरे लिए करना है। किंगजो टियान से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम आर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे लिए बास्केटबॉल खेलो। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एक दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की आती है जो कि किंगजो की राइवल है, लेकिन टियान उसकी बॉडी को देख के उसे कहता है कि तुम्हारी हाइट 175 सेंटीमीटर है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है और तुम्हारे कर्व भी अच्छे हैं, इससे अच्छा क्या होगा, मेरे पास आओ और मेरी वाइफ बन जाओ। जिससे वो लड़की गुस्सा होकर कहती है कि ये बेवकूफ क्या है और क्या बोले जा रहा है। वो लड़की टियान की तरफ इशारा करते हुए किंगजो से कहती है कि तुम्हें हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, सिवाय इन जैसे बेवकूफ लोगों से पूछने के लिए। किंगजो उस लड़की से कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, बस तुम उस चीज के बारे में मत भूलना जो हम लोगों ने शर्त लगाई है। तुम जब भी मुझे फ्यूचर में कहीं भी देखोगी तो तुम मुझे सिस्टर कह के बुलाओगे। वो लड़की किंगजो से कहती है बिल्कुल, अगर तुम हार जाती हो तो फिर तुम मुझे सिस्टर कह के बुलाओगे फ्यूचर में जहाँ कहीं भी हम लोग मिलेंगे। टियान फिर से किंगजो की दोस्त का कोला पीते हुए अपने मन में सोचता है ये दोनों तो बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हैं, सिर्फ सिस्टर को कहने लायक, पता नहीं ये दोनों कब बड़ी होंगी। वहीं पे किंगजो की दोस्त अपने मन के अंदर सोचती है कि ये फिर से मेरा कोला पी रहा है। तभी टियान उस लड़की से कहता है कि मेरे साथ शर्त लगाने के बारे में क्या ख्याल है। वो लड़की पूछती है कि किस तरह की शर्त। टियान उसे कहता है कि अगर तुम बास्केटबॉल गेम हार जाती हो तो फिर तुम्हें मेरी लिटिल वाइफ बनना पड़ेगा और तुम मुझे बिग हस्बैंड कह के बुलाओगी। जिससे वो लड़की गुस्सा होकर टियान के ऊपर लात मार देती है, लेकिन टियान उसका पैर पकड़ लेता है, और टियान जैसे ही उसका पैर पकड़ता है तो किंगजो उसके ऊपर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो लड़की टियान से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करती हूँ, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें पूरे कॉलेज के अंदर बिना कपड़ों के नाचना पड़ेगा, वो भी नंगे होके। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और किंगजो टियान के ऊपर घूंसे मारते हुए कहती है क्या तुमने कसम खाई है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मेरी एनिमी तुम्हारी वाइफ बने? टियान आगे से कहता है अरे वो तो मेरी लिटिल वाइफ बनेगी ना। और टियान अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत सी चीजों से डॉज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर के ही हाथ है जिनसे मैं डॉज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके हाथों से मार खाने में मुझे खुशी होती है। जिसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है और किंगजो की रावल उससे कहती है कि मैंने मैच के लिए सेकंड ईयर के लोगों को नहीं भेजा है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोगों को भेजा है, ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। टियान अपनी बहन से पूछता है क्या इतने ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ पे चले गए? उसकी बहन उसे कहती है कि इंतजार करो, बस वो लोग आते ही होंगे। जिसके बाद वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन तभी किंगजो को सुनाई देता है कि कोई फैंगली कह के चिल्ला रहा है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पे एक लड़का था जो कि कहता है कि मैं इतना थक गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, काश मैं अपनी सारी जिंदगी शांति से जी पाता, लेकिन ये लड़कियाँ तो मुझे जीने ही नहीं देती हैं। किंगजो अपने मन में सोचती है कि ये लड़का सबसे फेमस है और बहुत अच्छा बास्केट प्लेयर भी है, लेकिन तभी वहीं पे किंगजो की राइवल आती है जो कि उसका कान पकड़ती है और उसे खींचते हुए ले जाने लगती है और उससे कहती है चुप नार्सिसिस्ट कहीं के, जल्दी से चलो नहीं तो थप्पड़ मार दूंगी। नार्सिसिस्ट वही बीमारी है, मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ? कुछ नहीं, बस इलाज करवा लो। टियान अपने लोगों से पूछता है कि हमारे पास कोई भी चीयर लीडर नहीं है। तभी वहीं पे किंगजो की दोस्त आती है और कहती है मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारे लिए चीयर। लेकिन टियान की आंखों की वजह से वो कपड़ों के आर पार देख पा रहा था, जिससे वो उस लड़की के सब कुछ देख पा रहा था बस, इसीलिए टियान की नाक से खून बहने लगता है और वो कहता है ये आंखें तो कमाल की चीज है भाई। जिसके बाद वहाँ पे अपोजिट टीम के प्लेयर्स आते हैं जो कि ये कह रहे थे जैसे चाहे वैसे खेलो, ये तो हमारे सामने दूध पीते बच्चे हैं। टियान अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी तक बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर अपनी पावर नहीं दिखाई है, शायद मुझे यहीं पे चेक कर लेना चाहिए कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपोनेंट टीम के जो प्लेयर थे वो धक्का-धक बस गोल करे जा रहे थे, इसीलिए टियान अपने मन में सोचता है कि इसे जीतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान की टीम के जितने भी अच्छे प्लेयर थे उनको ब्लॉक किया जा रहा था ताकि वो किसी भी कीमत पे गोल ना कर सकें, और जो अच्छे प्लेयर थे वो किसी भी इमेच्योर प्लेयर को बॉल पास नहीं कर रहे थे ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। अपोजिट टीम के प्लेयर्स को जैसे ही मौका मिलता तो वो बॉल को छीन के तुरंत गोल कर देते थे। टियान अपने मन में सोचता है कि उसने जानबूझ के बॉल को पास नहीं किया। जिसके बाद वो सभी लोग यही कंप्लेन कर रहे थे कि हम लोग इमेच्योर लोगों को बॉल कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो कोई स्किल भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम इस गेम को क्विट कर रहे
रहे हैं। अब तुम्हें लोग देखो कि तुम्हें कैसे खेलना है। किंग्जो अपने मन में सोचती है अगर कियोस्के और बाकी दो लोगों ने गेम को क्विट कर दिया तो फिर हमारे पास बराबर प्लेयर नहीं बचेंगे। कियोस्के अपने मन में सोचता है कि अगर ये दोनों खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने आके मुझसे भीख मांगे तो फिर मैं दोबारा सोच सकता हूँ। बेसिकली ये बस कमीनापन दिखा रहा था। टियान आर्ट डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से पूछता है कि हम लोग 2 प्लेयर को और इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद टियान कियोस्के से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अलग तरीकों से बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। कियोस्के आगे से कहता है कि तुम बस एक इमेच्योर प्लेयर हो, अगर तुमने स्कोर ज्यादा कर लिए तो फिर मैं कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने भौंकूंगा। जिसके बाद सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है और इन सभी लोगों ने बास्केटबॉल को छुआ तक नहीं था। इसीलिए कियोस्के और अपने दोस्त अपने मन में सोचता है कि ये बास्केटबॉल सिर्फ मर्दों का गेम है और क्या सच में इसे लगता है कि ये कुछ बेवकूफ लोगों को लेके गोल को जीत लेगा। कियोस्के कहता है कि चलो देखते हैं कि ये लड़का क्या क्या कर सकता है। वो लड़की फैंगली से कहती है कि इस बार संभल के खेलना। फैंगली उससे कहता है कि वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, इसीलिए इस बार उन लोगों को बॉल तक नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टियान अपने ही बास्केटबॉल नेट के पास से उछलने लगता है। वो लोग सोचते हैं कि ये क्या करने वाला है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि टियान अपने ही पोर्ट के पास से जंप लगाता है और बिल्कुल परफेक्ट गोल करता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने इतनी दूरी से गोल कैसे कर लिया, कि ये सच में कोई बास्केटबॉल जीनियस है। और टियान उन लोगों से कहता है कि मैंने तो बस अब शुरू किया है। जिसके बाद टियान अपनी एबिलिटी और फिजिकल पावर दोनों का ही इस्तेमाल करता है और काफी तेजी के साथ उन लोगों से बॉल छीन के गोल करने लगता है। और टियान ने इसी तरह से 111 गोल करके अपनी टीम को जिता दिया था। और जितनी भी चीयर लीडर अभी फैंगली के लिए चीयर कर रही थी, अब वो सभी टियान के ऊपर अपनी जान छिड़कने लगती हैं। कि उसके दोस्त उसे कहता है कि उसे इग्नोर करो, बस वो लकी था। तभी टियान उन दोनों को देखता है और कियोस्के से कहता है तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्या तुम कुत्ते की तरह भौंकने वाले नहीं थे। लेकिन कियोस्के उससे कहता है कि तुम बस इस बार लकी थे, अगली बार जब फिजिकल कंपटीशन होगा तब आ जाना, और अगर तुम जीत जाते हो तो फिर मैं पक्का कुत्ते की तरह भौंकूंगा। टियान कहता है कि मैं हमेशा से ही रेडी हूँ, जब तुम्हारा मन चाहे तब आ जाना। किंग्जो की एनिमी अपने मन में सोचती है कि इस लड़की के पास सच में बास्केटबॉल का टैलेंट है, अगर मैं इसे अपनी टीम में ले आती हूँ तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि फ्यूचर में हमारी टीम सबसे शक्तिशाली टीम होगी। लेकिन ये कमीना चाहता है कि मैं इसे बिग हस्बैंड कह के बुलाऊं। और मिस राइवल अपने मन में सोचती हैं कि मैं कैसे उसे ये कह के बुला सकती हूँ। जिसके बाद वो फिर भी आखिर में टियान के पास जाती है। टियान उसे कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारा प्रॉमिस भूली नहीं होगी। किंग्जो टियान से कहती है इसे भूल जाओ, उसे जाने दो, उसे बुली मत करो, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो अपने प्रॉमिस कभी भी नहीं भूलती है। जिसके बाद मिस राइवल चिल्लाते हुए उन दोनों से कहती है मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपना प्रॉमिस भूल जाती है। जिसके बाद मिस राइवल टियान को बिग हस्बैंड कह के चिल्लाती है और इतना कहने के बाद वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। टियान अपनी कजिन से पूछता है मुझे लगा कि वो यहाँ से चिल्ला के गई। उसकी कजिन उससे कहती है मुझे लगा कि उसने मुझे हस्बैंड कहा है। जिसके बाद टियान अपने मास्टर युवान के पास जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। युवान उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम इस दुनिया के अंदर कदम मत रखो, लेकिन ये दुनिया गोल ही है, इसीलिए तुम्हें उनके कदम पे चलना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने जो प्रॉमिस तुम्हारे फादर से किया था वो मैं पूरा निभाऊंगा। इसलिए आज मैं तुम्हें वंडरिंग क्लाउड, इमॉर्टल स्टेप और वन फिंगर गॉड की टेक्निक सिखाऊंगा। वन फिंगर ऑफ गॉड के बारे में सुन के ही टियान काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कुंफू के बारे में बस टीवी में ही देखा है, लेकिन क्या सच में इस दुनिया में कुंफू जैसी चीज होती भी है। युवान टियान को बताता है ये टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके अंदर तुम्हारे फादर काफी फेमस थे। टियान अपने मन में सोचता है कि मैं शायद इनसे अपने फादर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। और टियान युवान से पूछता है क्या मेरे फादर भी एक मार्शल आर्ट मास्टर थे। युवान सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहता है मैंने इन 2 कुंफू को कभी भी खुद से नहीं सीखा है, इसीलिए मैं तुमको इनको प्रैक्टिस करने के तरीके के बारे में ही सिखा सकता हूँ। वंडरिंग क्लाउड इमॉर्टल स्टेप एक ऐसा कुंफू है जो कि बुक ऑफ यन से लिया गया है, और वन फिंगर ऑफ गॉड एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अटैक करने के पॉइंट के ऊपर फोकस दिया जाता है और उसी को फॉलो करते हुए तुम्हें एनिमी के पॉइंट के ऊपर उसे अटैक करना होता है। टियान अपने मन में सोचता है कि मुझे फादर ने ये सभी चीजें सिखाई थी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट बुक और ह्यूमन बॉडी के वीक पॉइंट्स के बारे में भी सिखाया था। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये मेरे फादर की हॉबी है जो कि ये मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इसके बारे में पहले थोड़ा सा भी पता होता तो मैंने काफी टाइम पहले ही अपनी फाउंडेशन को बिछा लिया होता। युवान टियान से कहता है कि तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा टैलेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने फादर की मार्शल आर्ट लेगेसी को फॉलो करोगे। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भाई जो मानवा है ये रीमेक है, यानी
यानी कि इसे दोबारा ड्रॉ किया गया है। जो इसकी असली वाली मानहुआ है उसमें चैप्टर ज्यादा है, लेकिन एक दिक्कत आ गई है। दरअसल वो मानहुआ थोड़ी सी वीक है आर्ट स्टाइल के मामले में, इसीलिए अब सब कुछ तुम्ही पे है। इसीलिए अगर तुम लोग मुझे फोर्स करते हो एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं बिल्कुल उसे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो आर्ट स्टाइल सच में हद से ज्यादा बुरा है। जितने भी खूबसूरत लड़कियां तुमने इसमें देखी है ना, वो सब चेंज हो जाती हैं।